नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी का खास दौरा है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातों की बारिश करने वाले हैं आज, जहां 2200 करोड़ की 52 परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। सेवापुरी ब्लॉक के बनौली गांव में प्रधानमंत्री की बड़ी जनसभा भी होगी। तो प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत राज्यपाल और सीएम करेंगे। तो तैयारियां भरपूर की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि आज विशेष दौरा है, जहां पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से विकास को नया आयाम देने वाली करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पावन श्रवण माह में रक्षाबंधन पर्व से ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा पूर्वांचल के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री अपने काशी यात्रा में लगभग 2183.45 करोड़ की 52 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और बुनियादी और विकास की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री दिव्यांगजनों और वृद्धों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण भी बांटेंगे। इसके अलावा देश के अन्नदाताओं को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की जाएगी, जिसमें पूरे देश के 9.70 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित होगी। प्रधानमंत्री की बड़ी जनसभा सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली गांव में होगी। बीजेपी का दावा है कि जनसभा में 50,000 से अधिक लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री के स्वागत की भी तैयारियां कर ली गई हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल स्वागत के लिए मौजूद रहेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और बीजेपी के अन्य नेतागण भी नजर आएंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता राजेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पीएम आज पहुंचने वाले वाराणसी, क्या कुछ उनके कार्यक्रम? हाँ, मैं बता दें आपको, जो प्रधानमंत्री 51वें एक दिवसीय दौरे के दौरान जो है पिंडरा सेवापुरी ब्लॉक के बनौली गांव में आज उनका एक जनसभा है। एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 2200 करोड़ की शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। जनसभा स्थल को 20 ब्लॉकों में बांटा गया है। इसमें हर ब्लॉकों से एक कर्मचारी अधिकारी वहां मौजूद है और लगभग अब यहाँ तो भाजपा के लोगों का कहना है कि लगभग 1 लाख से ऊपर जनसभा में लोग उपस्थित होंगे। अभी वहाँ तैयारी भी चल रही है। प्रशासन जो है वहाँ मुस्तैद है और जगह जगह वाराणसी शहर से लगभग 50 किलोमीटर बनौली जो गांव है शहर से 50 किलोमीटर दूरी पे है और वहाँ वाराणसी शहर से ही काफी मुस्तैद फोर्स लगा दी गई है वहां तक जो है। और कुछ रूट जो है शहर के जो है जो बाईपास के रूटे हैं उसको जो है बंद कर दिया गया है और एक मार्ग कर दिया गया है, ताकि जो है वहां से वहां जाने वाले जनप्रतिनिधियों को कोई समस्या ना हो। जो यहाँ से ग्रामीण जा रहे हैं शहरों से जो है होकर के उनको कोई समस्या नहीं न हो, इसलिए जो है जगह जगह जो है एकल रास्ता कर दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, आज बड़ी सौगात भी वो देने वाले हैं। क्या कुछ विभिन्न परियोजनाएं रहेंगी, क्या जानकारी इस संबंध में? 2200 करोड़ की परियोजना दे रहे हैं वहाँ, जैसे वहाँ कुछ सड़कें जो है बाईपास से होके जो जाने वाली है, जो इलाहाबाद बनारस को जोड़ने वाली है, कुछ गाजीपुर जोड़ने वाली है, कुछ सौगात उनका रहेगा। कुछ जो वहाँ उसी के बगल थोड़ा सा बगल में जो है मुश्किल से हमको लगता है 10 किलोमीटर के बगल में वहाँ जो राष्ट्रीय मार्ग जो बन रहा है, इसके बाद जो है वहाँ स्टेडियम बन रहा है, उसमें भी कुछ सौगात करेंगे वो। ठीक है, नजर बना के रखिएगा पीएम के दौरे पर। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज क्या सौगात देने वाले हैं काशी को। काशी में प्रधानमंत्री सौगातों की बारिश करने वाले हैं। 2183.45 करोड़ की 52 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा आज। तो 565.35 करोड़ की 14 विकास योजनाओं का पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण भी होगा। 1618.10 करोड़ की 38 विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। दिव्यांगजनों और वृद्धों को प्रधानमंत्री मोदी देंगे विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण। तो पीएम मोदी वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे। तो काशी के 2.21 लाख किसान भी लाभान्वित होंगे इससे। तो देखिए, ये
बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी वासियों को देने वाले हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ से ननों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर है। नन गिरफ्तारी में आ जा सकता है एनआईए कोर्ट का फैसला। ननों की गिरफ्तारी गलतफहमी से हुई, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है। जल्द ही मिल जाएगी जमानत। तो बता दें आपको, धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग से गिरफ्तार नन मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज इस मामले में निर्णय आने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दोनों ननों ने एनआईए कोर्ट में जमानत आवेदन लगाया है। इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को दो नन की दुर्ग से गिरफ्तारी हुई थी। दोनों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में कार्रवाई की गई थी। दुर्ग रेलवे स्टेशन में धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ था। 2 मिशनरी सिस्टर और एक युवक पर 3 आदिवासी युवतियों को यूपी के आगरा में काम दिलाने के बहाने बेचने ले जाने का आरोप लगाया गया। इन्हें बजरंग दल से जुड़े लोगों ने पकड़ा था। वहीं बीजेपी के केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और जबरन मनतांतरण कराने के आरोप में 2 ननों की गिरफ्तारी गलतफहमी के कारण हुई है। तो देखिए, 2 ननों की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब गलत फहमी है। हालांकि आज क्या कुछ होता है देखना होगा, क्योंकि ये संभावना है कि जल्द ही इन 2 ननों को जमानत मिल जाएगी। इन पर कई गंभीर आरोप, लेकिन ये कहना है कि गलत फहमी के चलते इनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में इन्हें रिहा किया जाता है कि नहीं, ये देखना रहेगा आज। तो एनआईए कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा। तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ननों की गिरफ्तारी महज एक गलत फहमी है। और अब बढ़ते हैं आगे। एसआईआर को लेकर झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लामबंद। झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव लाएगा इंडिया ब्लॉक। एसआईआर के खिलाफ 4 अगस्त को प्रस्ताव लाएगा इंडिया ब्लॉक। तो देखिए, बड़ी खबर, झारखंड के सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के विधायकों ने मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने एक बैठक की और सभी जिलों को एसआईआर के लिए तैयार रहने और तैयारी करने के निर्देश दिए। गठबंधन ने सत्र के दौरान विपक्ष के प्रश्नों का तार्किक उत्तर देने का भी निर्णय लिया है। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त को समाप्त होगा। इसमें 5 कार्य दिवस होंगे। इसमें 5 कार्य दिवस के साथ ही बैठक के दौरान बिहार में एसआईआर मुद्दे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो गुरुवार को गठबंधन की बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया ब्लॉक चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से विरोध किया जा रहा है एसआईआर का, और इसको लेकर ये विरोध आगे भी जारी रहेगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, उन्नति जो है, झारखंड का जो मानसून सत्र है 7 दिनों का मानसून सत्र है। कल भी उसका एक मानसून सत्र का था, जो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ खत्म हो गया। अब जो है सोमवार से ये मानसून का सत्र चलेगा। इस बार का जो मानसून सत्र होगा बड़ा हंगामेदार होने की जो है वो आशंका है। सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों जो है लामबंद है। दोनों तरफ जो है रणनीति मंत्रणा चल रही है कि कैसे जो है पक्ष के लोग सोचते हैं विपक्ष को कैसे घेरा जाए, विपक्ष सोचते हैं कि पक्ष को कैसे घेरा जाए। इसकी जो है पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, खास करके तब जो है जब जैसे कल की जो बात है कि जब कल भाजपा के जो विधायक हैं और उनके जो मुख्य सचेतक हैं नवीन जायसवाल, वो लगातार कल जो है वो बैठक की है कि अगली जो सोमवार को जो जब विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें कैसे जो है पक्ष को कैसे खोला जाए। दूसरी तरफ सरकार जो है वो ये भी जो है
में जो है जब विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो उसमें 2-3 जो अहम बातें होगी उस पर लगातार उसका फोकस रहेगा। क्योंकि कोई आज के 2 से 3 दिन पहले ही की बात है जब झारखंड के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने अपने डीएलओ और सारे तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो निर्वाचन के जो पदाधिकारी है राज्य के, उनके साथ उन्होंने एक मंत्रणा की है और खास करके तब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रण की है कि वो लोग तैयार रहें और एसआईआर से जो है जो जिस पर लगातार ये मुद्दे पर जो है गर्म होता रहा है, खास करके जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं बिहार में लगातार इसकी जो धमक रही है, अब यहाँ भी ये इसकी धमक होने वाली है। एसआईआर के मुद्दे पर जो है पक्ष जो है वो बीजेपी के नेताओं को जो है वो उसमें वो घेरने की तैयारी कर रही है और ये पुरजोर कोशिश की जाएगी कि जो है एसआईआर जो है उस पर जो है लागू न हो या एसआईआर के ऊपर यहाँ प्रतिबंध हो या ऐसी जो बातें हैं जो रोकने की कोशिश होगी। जी उन्नति। बिल्कुल। और इंडिया ब्लॉक किस तरीके से लामबंद नजर आ रहा है इसके खिलाफ? देखिए, इंडिया बंद जो है जो चारों तरफ, इसमें 3 ही लोग जो है इसमें सरकार में यहाँ जो शामिल है, जो झारखंड की जो सरकार है उसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद, तो ये तीनों जो है लामबंद है कि किसी भी तरह जो है एसआईआर के जो मुद्दे हैं, मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है उसका विरोध पुरजोर विरोध किया जाए। दूसरी तरफ जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं यानी जो है के निर्वाचन जो सीईओ जो है जो झारखंड के रवि कुमार, उन्होंने जब कुछ दिन पहले जब ये सब बैठकें की हैं और लगातार ही हुआ था कि ये जो है केंद्र सरकार की ये जो भूमिका को 100% यहाँ किया जाए, तो उसके खिलाफ जो है कल परसों भी जो है इसकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री और उन्होंने एक मंत्रणा हुई थी कि कैसे आपस में राय शुमारी हुई थी कि कैसे इस बात को फिर से दोहराया जाए, मतलब जैसे बिहार के साथ और राज्यों में जो विरोध हो रहा है हम लोग उसका कैसे विरोध करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है लामबंद नजर आ रहा है एसआईआर के खिलाफ झारखंड में भी, और सत्र के दौरान ये मुद्दा जमकर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अब 4 अगस्त तक सत्र है झारखंड में और ऐसे में इस दौरान इस मुद्दे को किस तरीके से रखा जाता है पटल पर, यह भी देखना होगा और इस पर सत्ता पक्ष जिस तरीके से हमलावर है इसका क्या असर होता है झारखंड की राजनीति पर, यह भी देखना होगा। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से अब खबर है जहां दिनेश प्रताप का एक बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की पहली बैठक और निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस कार्यशाला में निर्यातक और किसान शामिल थे। सरकार का लक्ष्य है कि आम, अमरूद और मिर्च जैसे उत्पाद वैश्विक बाजारों में पहुंचे और किसानों को बेहतर आय प्राप्त हो। इस कार्यशाला से निर्यातकों और किसानों को एक मंच मिला है जिससे कृषि निर्यात में वृद्धि होगी। जीवन में कुछ अच्छा करते रहना ये हर किसी का कर्तव्य है। हमारा उद्यान विभाग भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए हमारा उद्यान विभाग भी प्रयास कर रहा है और इसी उद्देश्य से आज एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे राज्य के गांवों में जन्मे लोगों को भी एक्सपोर्ट जैसी चीजें करने का, कुछ अच्छे नवाचार करने का मार्ग प्रशस्त हो। हम लोग ऐसी कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं जिसमें गांव का डोमेस्टिक एक्सपोर्टर केवल बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों के एक्सपोर्टर ही नहीं, हमारे गांव के लोग भी दुनिया की बाजारों में हमारे राज्य के उत्पादन को ले जाकर के मूल्य संवर्धन करें। देश के खबर प्रतापगढ़ से है जहां प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल नेतृत्व
और निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। थाना संग्रामगढ़ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्त शातिर अपराधी नीरज पासी को गोली लगी है। थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रांतर्गत नेवादा नहर के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश नीरज पासी उर्फ कुलदीप भारतीय को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामगढ़ में ले जाया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की सफेद धातु, पीली धातु के आभूषण, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो देखिए, लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान पुलिस का जारी है। और इसी क्रम में देखिए सफलता भी मिली है, जहां एक अपराधी हत्थे चढ़ा है पुलिस के और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। उसके भी जो संबंधी है उनकी भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां लगातार जलभराव की समस्या सामने आई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। दोनों नदियां बमुश्किल खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही हैं। जहां छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर, बेली, कछार, गंगानगर और नेवादा में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। बाढ़ का पानी घर में घुसने से लोगों ने अपने सामानों को लेकर पहली मंजिल पर शरण ली है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। मोटर बोट के जरिए एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। खासतौर पर इन इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स को भारी परेशानी हो रही है। उन्हें अपना किराए का कमरा छोड़कर बाढ़ राहत शिविरों में जाना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपने गांव भी चले गए हैं। डीएम मनीष वर्मा ने बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के लिए भोजन, पेयजल और बच्चों के लिए दूध का इंतजाम किया गया है। गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते जलस्तर पर 24 घंटे सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो देखिए, प्रयागराज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जलमग्न है इलाके। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या स्थिति इस वक्त प्रयागराज की, क्योंकि जलभराव की समस्या सामने आ रही है, तस्वीरें भी हम लोग देख रहे हैं, काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति है, क्या अपडेट? देखिए, गंगा और यमुना में जो जलस्तर बढ़ा है उसके बाद धीरे धीरे जो गंगा और यमुना से लगे इलाके हैं उनमें पानी भर गया है। और प्रयागराज का झूसी हो, दारागंज हो, कैंट इलाका हो, राजापुर हो या यमुना में नैनी का क्षेत्र हो, अरैल का क्षेत्र हो और फाफामऊ का क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पे जलस्तर बढ़ा है। और इसकी वजह से जो बाढ़ का पानी है वो रिहायशी इलाकों में जहाँ पे लोग रहते हैं उन इलाकों में घुस गया, उनके मकानों में घुस गया है। लिहाजा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और पीएससी की और पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है और उन सभी को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाल के जो रेस्क्यू कैंप बनाए गए हैं वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा और यमुना बढ़ रही हैं और बिल्कुल जलमग्न हो गया है गंगा और यमुना और से सटे इलाके जो प्रयागराज के हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार जो राहत कार्य है उसमें जुटी हुई है और खतरे के निशान पे जो लोग रह रहे हैं, जो इलाके डूब रहे हैं, वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल जो पूरे प्रदेश में स्थिति हो रही है बाढ़ की,
वैसे ही प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से हो रही है। तो लिहाजा राहत कार्य जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव होके अपना काम कर रहे हैं और मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है वो बनी हुई है, थोड़ी चिंताजनक स्थिति है, जिसकी वजह से हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं प्रयागराज के। तो आने वाले दिनों में देखना है, अगर बारिश बंद होती है तो क्या राहत मिल पाती है संगम नगरी के निर्माण पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपको तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां पर बच्चे की मौत से सरकार सख्त हो चुकी है। मामला सामने आया है जहां उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ से लेकर मैदान तक स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल रेफर सेंटर बन चुके हैं। 5 अस्पताल में इलाज न मिलने के बाद सैनिक के 1.5 साल के बच्चे की मौत मामले में उत्तराखंड शासन ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के माध्यम से बागेश्वर जिले के 4 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ जिलाधिकारी बागेश्वर से विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की गई है। स्वास्थ्य विभाग सचिव से पत्र जारी होने के बाद बागेश्वर का मुख्य चिकित्सा विभाग एक्टिव हो गया है। सीएमओ बागेश्वर और चिकित्सक ने घटनाक्रम की संपूर्ण जानकारी मीडियम के माध्यम से दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर कुमार आदित्य तिवारी का कहना है कि शासन स्तर पर बागेश्वर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को गलत तरीके से पेश करते हुए बागेश्वर जिले के चिकित्सकों पर गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। सैनिक के मृतक बच्चे को 6 दिन पूर्व बागेश्वर जिला चिकित्सालय के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। इलाज नहीं मिलने से सैनिक के पुत्र की मौत सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में हुई थी। पीड़ित परिवार के प्रति स्वास्थ्य विभाग बागेश्वर की गहरी संवेदना है। पीड़ित परिजन से लगातार संपर्क साधकर धीरज बंधाया जा रहा है। डॉक्टर भूपेंद्र घटियाल का कहना है कि मेरे द्वारा मृतक बच्चे को देखकर उसे हायर सेंटर हेतु भेज दिया गया था। 108 की देरी से आने पर जबरन चिकित्सकों को परेशान किया जा रहा है। चिकित्सक भूपेंद्र घटियाल का कहना है कि जबरन बागेश्वर के चिकित्सकों को परेशान किया जाएगा तो चिकित्सक रिजाइन देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, इस मामले के बाद प्रशासन थोड़ा सा जागा है क्योंकि मामला भी संगीन है। क्या कुछ आगे हो रहा है? जी उन्नति जी, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में जो बीते दिनों में जो 1.5 वर्षीय बच्चे का निधन हो चुका था सुशीला तिवारी में, उसमें अब जो सीएम पोर्टल को भी इन लोगों ने शिकायत की है, शिकायतकर्ताओं ने, तो वहां से भी आ रखा है कि 4 जो डॉक्टर है उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। और उसके बाद जो उनका स्पष्टीकरण है, कल हम सीएमओ ऑफिस में भी बैठे थे, तो उसके बाद उस पश्चात भी उन्होंने पीड़ित परिवार को सीएमओ डॉक्टर आदित्य तिवारी का कहना है कि मैं बार बार उनको कॉल कर रहा हूँ। 11 बजे का समय दिया था कल, फिर उसके बाद उन्होंने 2 बजे का समय दिया और उसके बाद भी नहीं पहुंचे हो। तो जो सीएमओ है उनका कहना ये भी है कि जो गेट टुगेदर हो जाए, जो डॉक्टरों के से गलती हो रही है तो उनका भी पता चल जाए। अगर जो आरोपी ही सामने नहीं आ रहा है तो कैसे आरोप लग रहे हैं, ये भी बड़ा गंभीर सवाल है। और इस पर जब वो यहाँ से सुशीला तिवारी जो आगे के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया था हल्द्वानी, वहाँ भी बच्चा 11 तारीख को पहुंचा था और 16 तारीख के शाम को उसका निधन हुआ था। तो इस पर कहीं न कहीं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की कहीं न कहीं कमजोरी देखने को मिल रही है और बागेश्वर जिला अस्पताल को इसमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये सीएमओ का कहना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।